नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। आज की क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 4 जो हम पढ़ रहे थे, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें पहला पार्ट इसका जो इम्यूनिटी से रिलेटेड था वो हमने पढ़ लिया था। व्हाट इज इम्यूनिटी, डेफिनेशन इसकी हमने पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें चाहे वो इनेट इम्यूनिटी हो या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में ब्लड ग्रुप्स, दूसरा जो इसका पार्ट आता है, उसकी स्टडी जो है वो आज हमें करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड। ब्लड जो है वो क्या है। तो ब्लड की यदि हम बात करें तो ब्लड एक लिक्विड टिश्यू है। बॉडी में और जितने भी टिश्यू होते हैं वो नॉर्मली देखा जाए तो लिक्विड नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन ब्लड जो है वो लिक्विड नेचर का होता है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा जो है, जो इसका इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो इसको लिक्विड नेचर प्रोवाइड करता है। तो ये एक लिक्विड नेचर का या लिक्विड स्टेट में मिलने वाला एक टिश्यू है, जो थिक गाढ़ा होता है और साथ में स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपा सा होता है, जो स्लाइटली हल्का या लाइटली एल्केलाइन नेचर का ये होगा, या एल्केलाइन प्रकृति शो करता है, जिसकी पीएच जो है वो नॉर्मली देखा जाए तो लगभग 7.4 के आसपास से पीएच इसकी होती है। तो ब्लड के रिलेटेड चीज़ें जो है उसमें इतना सा ध्यान रखना है, कोई विशेष बात ये नहीं है। मेन बात हम इसमें जो पढ़ेंगे वो है कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड या ब्लड कंपोनेंट। अब ब्लड कंपोनेंट या ब्लड कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो ब्लड में मेनली यदि देखा जाए तो दो टाइप के कंपोनेंट जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। पहला जो है वो है ब्लड प्लाज्मा, और सेकेंड वन जो है वो है ब्लड कार्पसेल। तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल, इनकी हमें बात करेंगे। पहले इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है वो टोटल ब्लड का जो वॉल्यूम है उसका 55% जो है वो कंटेन करता है ब्लड प्लाज्मा, जबकि लगभग अबाउट 45% जो है वो इसके अंदर मिलते हैं ब्लड कार्पसेल। ब्लड प्लाज्मा की यदि हम बात करें तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो ब्लड को लिक्विड बनाता है, या यही जो है इसी के कारण से ब्लड जो है वो लिक्विड होता है। इसका मेन कंपोनेंट जो है वो है H2O। ब्लड में यदि हम देखें तो लगभग 90 या 92% जो है वो ब्लड प्लाज्मा में H2O ही मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ से ऑर्गेनिक कंपोनेंट इनके मिलेंगे। ऑर्गेनिक के कंपोनेंट्स में जैसे अमीनो एसिड, शुगर वगैरह जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हैं वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे साल्ट या फिर मिनरल्स वगैरह जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। साथ में इसमें कुछ गैसेज जैसे O2, CO2, एमोनिया, इस तरह की गैसेज भी प्रेजेंट होगी। और इसके अलावा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह के कंपोनेंट जो हैं वो भी इनके अंदर शामिल किए जाते हैं। नॉर्मल बस इतना सा ध्यान में रखें, ब्लड प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% जो है वो बनाता है। उसके बाद में है ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड में 3 टाइप के कार्पसेल्स जो हैं वो मिलती हैं, जो ब्लड प्लाज्मा में नॉर्मली एम्बेडेड होती हैं या इसमें निलंबित रहती हैं, या इसके साथ साथ में वो तैरते रहती हैं। ब्लड कार्पसेल्स जो हैं वो 3 टाइप की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ए ब्लड कार्पसेल्स। द फर्स्ट वन इज ए आरबीसी और ए रेड ब्लड सेल्स, या इनको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट जो है वो भी इनको कहते हैं, रेड कलर की होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है, उसके कारण से ये रेड कलर की होती है। और इनका जो काम है वो है गैसेज ट्रांसपोर्टेशन का। ये गैस जो होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम ये करती हैं, या गैसों का ट्रांसपोर्टेशन है इसके थ्रू किया जाता है, जिसमें मेनली O2 और CO2 गैसें, जो रेस्पिरेटरी गैसेज आती हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन ये करती हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लाने ले जाने का काम ये करेंगी। सेकेंड वन जो है
वो इनके अंदर मिलते हैं। WBC या वाइट ब्लड कार्पेसेल्स, या जिनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ये कलरलेस होते हैं और इसी के कारण से, या वाइट कलर की होती है, इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, WBC या ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और इनका जो मेन काम है, मेनली यदि देखा जाए तो RBC जो हैं वही मेन ब्लड में मिलने वाली कार्पेसेल्स होती है। ये संख्या में कम मिलती हैं, 6, 7, 8 हज़ार तक ही ये मिलती है 1 mm³ में। WBC जो हैं इनका मेन काम जो है वो है इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना। तो ये इम्यूनिटी का काम ये करती हैं, या इम्यून सिस्टम को ये एक्टिव बनाने का काम ये करती हैं। शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। किसके अगेंस्ट? जो पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट। और थर्ड वन जो हैं, तीसरे टाइप के जो हैं वो हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है इनको दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, या इनको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करती हैं। थ्रोम्बस से फॉर्मेशन से ये रिलेटेड होती है, और थ्रोम्बस फॉर्मेशन से रिलेटेड होने का मतलब है ब्लड का कोगुलेशन, रुधिर का थक्का बनना। चोट लगने पर जब खून बाहर बहने लगता है तो उसको जमाने का काम जो है वो कौन करती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के ब्लड कार्पेसल जो है वो मिलते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब इनके बाद में ये ब्लड का कंपोजिशन हुआ, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस इतना सा ध्यान में रख लें। ब्लड जो है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं कंपोजिशन के बेसिस पर, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पेसल। ब्लड प्लाज्मा कंटेन 55% एंड ब्लड कार्पेसल से 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ब्लड कार्पेसल्स आर ऑफ ए 3 टाइप्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। And the function of a blood corpuscle, RBC, function of RBC gaseous transportation या respiratory gaseous transportation का काम ये करती हैं। WBC immunity, provide immunity against pathogen, and platelets they has plays a important role in a blood coagulation। blood coagulation में इनका एक important role है जो है वो मिलेगा। इसके बाद में आगे ब्लड में हम जो मेन चीज इसमें हम पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर के नाम से ही या इसे चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स की यहाँ पर हमें बात करेंगे। तो अगला जो अपना टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ब्लड ग्रुप्स का। अब ब्लड ग्रुप्स में जो क्वेश्चन वगैरह बढ़ते हैं, अटेम्प्ट होते हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के अनुसार इनको हमें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स में एक चीज ध्यान में रखनी है, एक साइंटिस्ट का नाम कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट हैं। ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था, यानी ब्लड ग्रुप हाइपोथेसिस जो है इसको प्रोपोनेट किया था सबसे पहले किन्होंने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने जो ब्लड ग्रुप बताए थे, या इन्होंने जो ब्लड को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था, उसके डिवाइडेशन का जो बेसिस है, यानी ब्लड ग्रुप का जो बेस है, जो आधार है या जो बेसिस है, वो है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन। ब्लड में अलग अलग टाइप के एंटीजन मिलते हैं। ये एंटीजन कहाँ पर होते हैं? RBC की सरफेस पर। ब्लड में रेड ब्लड कार्पेसल्स मिलती हैं। इनके सरफेस पर कुछ विशेष टाइप के, कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन 3 टाइप के होते हैं। एंटीजन ये 3 टाइप के हैं, A, B एंड RH। फर्स्ट एंटीजन इज A, सेकेंड इज B एंड थर्ड एंटीजन नोन एज ए RH। यहाँ पर लैंडस्टीनर जो है, इन्होंने सबसे पहले इन 2 ही एंटीजन के बारे में बताया था, A और B। ये एंटीजन RBC के सरफेस पर मिलते हैं। फिर इसके बाद में इन्हीं के एक शिष्य थे कार्ल लैंडस्टीनर के ही विनर, इन्होंने तीसरा एंटीजन जो है इसकी खोज और की थी, वो था RH। तो कई बार क्वेश्चन, एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि ब्लड में मिलने वाले 3 एंटीजन कौन से हैं, तो उनका आंसर जो है वो क्या बताओगे? A, B और RH। O नहीं होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि A, B, O आंसर इसका दे दिया जाता है, वो गलत आंसर होगा।
एक्चुअल में देखा जाए तो क्वेश्चन जो है वो ये पूछेगा कि व्हाट इज द थर्ड एंटीजन ऑफ ए ब्लड। तो थर्ड एंटीजन जो ब्लड में मिलता है वो ए और बी को फर्स्ट माना जाता है, क्योंकि लैंडस्टेनर ने पहले इनको खोज लिया था। तीसरे की खोज RH के रूप में हुई थी। तो थर्ड एंटीजन जो है वो कौन सा है, RH है। तो ये 3 एंटीजन जो है इनकी प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के बेसिस पर ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। अब इनके बेसिस पर जो ब्लड की ग्रुपिंग की जाती है वो 2 टाइप की ग्रुपिंग की जाती है। एक फर्स्ट वन जो है वो है ABO ग्रुपिंग एंड द सेकेंड वन इज RHA ग्रुपिंग। तो इनको 2 ग्रुप में इस टाइप से डिवाइड करते हैं या 2 बेसिस पर इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है ABO ग्रुपिंग, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ABO ग्रुपिंग जो है इसे प्रोपेगेट किया था किसने, इन्होंने लैंडस्टीनर ने। तो लैंडस्टीनर प्रोपेगेट द ABO ग्रुपिंग सिस्टम ऑफ ए ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन। ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन का ABO ग्रुपिंग सिस्टम जो है इन्होंने दिया था। ये 2 एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर है, एंटीजन A एंड एंटीजन B। एंटीजन A और एंटीजन B जैसे बताया ये क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो मिलते हैं RBC के सरफेस पर। इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्लड में यदि देखा जाए तो 2 टाइप के एंटीजन मिलते हैं, एंटीजन A एंड एंटीजन B। अब ये एंटीजन जो हैं वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, उसके बेसिस पर ही ब्लड ग्रुप जो है उनको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर मेनली ये बेस जो है वो है एंटीजन के बेसिस पर। इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान में रखोगे कि जैसे एंटीजन मिलते हैं A एंड B, वैसे ही ब्लड में एंटीबॉडीज जो हैं वो भी मिलेंगे। तो ये तो है एंटीजन A एंड B। इसके अलावा 2 टाइप के एंटीबॉडी जो हैं वो भी ब्लड में मिलते हैं। ये मिलते हैं ब्लड के प्लाज्मा में। ये होते हैं 2 टाइप के, एंटी A एंड एंटी B। इनको एंटी A और एंटी B कहा जाता है, या कई बार स्मॉल a और स्मॉल b भी कह देते हैं। हम यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एंटी A और एंटी B से। ये RBC के सरफेस पर है, एक है मान लें एंटीजन A, एक है एंटीजन B। और ये एंटी A और एंटी B जो हैं वो मिलते हैं कहाँ पर, ब्लड प्लाज्मा में, जो इसके बाहर मिलते हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी सेम यदि आपस में हो जाए तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं। वो हम आगे कैसे इंटरेक्शन करते हैं उसके बाद हम अभी आगे करेंगे। तो लैंडस्टीनर ने एंटीजन के बेसिस पर ह्यूमन ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था। वो 4 ब्लड ग्रुप जो थे वो कौन से थे, उनकी हम बात करते हैं। तो ये चीज़ें हम नॉर्मली जानते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है उनमें 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ए 4th वन ब्लड ग्रुप इज ए ब्लड ग्रुप O। तो ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप जो है वो ह्यूमन बीइंग में मिलते हैं। किसके बेसिस पर है ये, इनका डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर किया गया है, एंटीजन के बेसिस पर। जिस किसी इंडिविजुअल के ब्लड में जो RBC हैं उनमें कंडीशन ये हो सकती है कि उनके ब्लड में एंटीजन मिले केवल कौन सा, केवल A। तो ओनली A एंटीजन, इफ ओनली A एंटीजन प्रेजेंट इन ए blood of a individual, of an individual, then the blood group of this individual known as blood group A। यानी जिसके ब्लड में एंटीजन A प्रेजेंट है उसका ब्लड ग्रुप भी A है। जिसके ब्लड में एंटीजन B है, A की बजाय क्या हो, B हो, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि किसी इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप में एंटीजन A और B दोनों प्रेजेंट हों, तो A एंड B ये दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हो तो उस ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे ब्लड ग्रुप AB। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों में से कोई सा ही एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो, बिना एंटीजन के भी RBC हो सकते हैं। तो RBC पर यदि ब्लड ग्रुप एंटीजन जो है वो प्रेजेंट ही नहीं हो, ना A हो ना B हो, बोथ एंटीजन आर एब्सेंट, देन द इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप इज ए ब्लड ग्रुप O। O जो है इसको ब्लड ग्रुप 0 भी कहते हैं। 0 यानी नील, एब्सेंस को दिखाता है ये। तो यहाँ पर एंटीजन जो है वो कोई सा भी नहीं होता, एक भी एंटीजन नहीं होता,
इसलिए इसको जीरो ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, और जीरो को ही बाद में जो है वो ओ नाम से जाना जाने लगा। तो ओ और जीरो ब्लड ग्रुप जो है वो यहाँ पर एक ही बात होगी। इसके बाद में अगली चीज जो आती है वो है एंटीबॉडी। ब्लड में एंटीजन के साथ साथ एंटीबॉडी भी मिलते हैं, वो मिलते हैं कहाँ पर? प्लाज्मा में। अब एंटीबॉडी कौन से मिलेंगे, कौन से ब्लड ग्रुप में? तो उसमें सीधी सी बात ध्यान में रखें, जो एंटीजन प्रेजेंट है उसका सिमिलर, उसका होमोजेनस एंटीबॉडी जो है वो कभी भी ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता। कारण, यदि ब्लड में एंटीजन ए है और प्लाज्मा में यदि एंटीबॉडी ए हो, तो एंटीजन ए और एंटी ए एंटीबॉडी, ये दोनों यूं ए एंड एंटी ए, ये तो हो गया एंटीजन, ये हो गया एंटीबॉडी, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और उस कारण से ये एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंटीजन जो है वो आरबीसी की सरफेस पर है, यानी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का मतलब इसमें जो हीमोग्लोबिन है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और उसके कारण से जो पॉइजनस पिगमेंट जो है वो ब्लड में बन जाएंगे, जिनको कहा जाता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। और इनके कारण से ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन या लैक ऑफ ब्लड की कंडीशन जो है वो हो जाएगी, जिसको कहा जाता है एनीमिया। तो एनीमिया और जॉन्डिस, पीलिया की कंडीशन जो है वो शरीर के अंदर बनने लगती है। तो यह जो है वो शरीर के लिए एक हार्मफुल कंडीशन या हार्मफुल प्रोसेस होती है, इसलिए ध्यान में रखें ब्लड में कभी भी सेम एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। अब इसमें यदि हम देखें कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब एंटीजन कौन सा हो गया? ए हो गया। इसका मतलब एंटी ए एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता, यानी एंटीबॉडी इसमें एंटी ए किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अब एंटी ए नहीं होगा तो क्या मिलेगा? एंटी बी। दूसरा बात करें, जिसका ब्लड ग्रुप बी हो, जिसका ब्लड ग्रुप बी हो उसके ब्लड में बी एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कौन सा मिलेगा? एंटी ए। ए बी ब्लड ग्रुप वाले की बात करें, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब उसमें एंटीजन ए है। एंटीजन ए है तो एंटी ए नहीं होगा, एंटीजन बी भी है तो एंटी बी भी नहीं होगा। इसका मतलब दोनों में से ना तो एंटी ए होगा ना एंटी बी होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। यानी ब्लड ग्रुप जिसका ए बी होता है उसमें एंटीजन जो तो हैं वो तो दोनों हैं, लेकिन एंटीबॉडी जो हैं वो इसमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। और बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं है, ए नहीं है, एंटीजन ए नहीं है, तो एंटीबॉडी ए जो है यानी एंटी ए वो इसमें प्रेजेंट होगा। एंटीजन बी भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसमें एंटी बी जो है वो भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इसमें एंटी ए एंड एंटी बी ये दोनों ही एंटीबॉडी जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे। अब इस बेसिस पर हम देखें इनके जीनोटाइप वगैरह की और बात करें, एक टेबल जो है वो बनाई हुई है, उसको ध्यान में रखें ना। जीनोटाइप के बेसिस पर हम देखें, अब ये जीनोटाइप क्या होते हैं इसको हम बाद में समझेंगे, आगे एक अलग टॉपिक आएगा उसमें। जीनोटाइप इसमें मिलते हैं आई ए एंड आई ए स्मॉल आई, इसमें आई बी एंड आई बी स्मॉल आई, इसमें केवल एक ही जीनोटाइप मिलेगा आई ए आई बी, और इसमें स्मॉल आई। तो टोटल 6 टाइप के जीनोटाइप होते हैं, उनमें से 2 जो हैं वो तो ए के हैं, 2 हैं वो बी के हैं, और ए बी का एक है और ओ का भी एक ही एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। इन जीनोटाइप वगैरह को हम बाद में देखेंगे। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उससे रिलेटेड बात करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग में कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको किससे ब्लड ले सकता है, उसकी हम बात करें। तो ब्लड डोनेशन की जब भी बात आती है तो उससे पहले क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप की मैचिंग जो है वो जरूर की जाती है। जो डोनर है उसका भी ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, और जो एक्सेप्टर है उसका भी ब्लड ग्रुप जो है वो चेक किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। और जांच करने के बाद में ही क्या किया जाता है, इनको ब्लड जो है इनको लिया या फिर दिया जाता है। अब इसके बेसिस पर यदि हम देखें तो डोनर वगैरह की बात करें, अब ये ब्लड डोनेशन वगैरह जो है उसमें ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो कभी भी एक से नहीं होते हैं। अब ब्लड डोनेट की बात करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप जिसका ए है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो डोनेट की यदि हम बात करें पहले डोनेट के बेसिस पर, तो ए ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड दे सकता है किसको,
ब्लड ग्रुप जिसका ए है उसमें एंटीजन कौन सा है? ए। डोनेशन के बेसिस पर ध्यान में रखना है, डोनेशन में जो प्रॉब्लम आती है वो किसके कारण से आती है? एंटीजन के कारण से। ए ब्लड वाला जो है व्यक्ति, उसके ब्लड में एंटीजन ए है। जिस व्यक्ति को ये ब्लड चढ़ाया जाएगा उसमें ये ध्यान में रखना है कि वो होगा कि जो रेसिपेंट है उसके ब्लड में किसी भी कंडीशन में एंटी ए ना हो। तो जिसके ब्लड में एंटी ए नहीं है उसको वो ब्लड दे सकता है, जिसके ब्लड में एंटी ए प्रेजेंट है उसे ए वाला ब्लड नहीं दे सकता। अब इसके बेसिस पर देखें, इसका ब्लड ग्रुप जिसका ए है उसमें एंटीबॉडी कौन सा है? एंटी बी। तो एंटी बी है, एंटी ए नहीं है, इसलिए ये ए एंटीजन बाहर से जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। एंटी ए होगा तो दिक्कत होगी। तो इसमें एंटी ए नहीं है और इसमें भी एंटी ए नहीं है, तो ए वाला डोनेट कर सकता है किसको? ए एंड ए बी, इन दो ब्लड वालों को अपना ब्लड दे सकता है। बी किसे दे सकता है? बी में एंटीजन कौन सा है? बी, तो उसको दे सकता है जिसमें एंटी बी ना हो। एंटी बी इसमें है तो इसे नहीं दे सकता, इसमें नहीं है तो इसे दे सकता है, और ए बी इसमें भी नहीं है तो ये इसे भी दे सकता है। फिर बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की। ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है उसमें एंटीजन ए भी है और बी भी है, तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को ही, ऐसे इंडिविजुअल को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है जिसमें ना तो एंटी ए हो ना एंटी बी हो। इसमें एंटी बी है, इसे नहीं दे सकता, इसमें एंटी ए है, इसे नहीं दे सकता, इसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों हैं, इसे भी नहीं दे सकता। यानी ए बी केवल किसको दे सकता है? ए बी ब्लड को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। अब बात करते हैं ओ की। ओ किसको डोनेट कर सकता है? डोनेशन में जो दिक्कत आती है वो किसके कारण से आती है? एंटीजन के कारण से। ओ में तो एंटीजन कोई सा है ही नहीं, तो इसलिए ओ वाला अपना ब्लड किसी को देगा तो इसका मतलब बाहर से कोई एंटीजन जाएगा ही नहीं, और बाहर से कोई एंटीजन नहीं जाएगा तो इसका मतलब एंटीबॉडी वगैरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो ओ जो है उसमें एंटीजन ए नहीं होने के कारण से ये दे सकता है ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और खुद ओ को भी। इसलिए यदि देखा जाए तो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को, इंडिविजुअल्स को क्या कर सकता है? अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। इसलिए ओ को ध्यान में रखोगे, ओ जो है उसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। तो उसे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है वो कहा जाता है, या यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ये होता है क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। कारण इसका क्या है? अब्सेंस ऑफ ए एंटीजन। फिर इसके बाद में रेसिपेंट की बात करें, ब्लड ले कौन सकता है, किससे ले सकता है? तो जैसे ब्लड ए ग्रुप जिसका ए है वो किससे ब्लड ले सकता है? ए ब्लड ग्रुप जिसका है उसमें एंटीबॉडी कौन से है? लेने में रिसीव करना हो, एक्सेप्ट करना हो तो उसमें ध्यान में रखना है कि एंटीबॉडी कौन से हैं, उसमें प्रॉब्लम एंटीबॉडी से क्रिएट होती है। मेरा ब्लड ग्रुप मान ले ए है, इसका मतलब मेरे ब्लड में या ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो कौन से हैं? एंटी बी है। तो मैं उस व्यक्ति का ब्लड ले सकता हूं जिसमें बाहर से एंटीजन बी जो है वो इंटर ना हो। तो मेरे शरीर में बाहर से एंटीजन बी नहीं जाना चाहिए। अब इस कंडीशन में मेरा ब्लड ग्रुप मान लिया यदि ए है और मेरे ब्लड में एंटीबॉडी जो है वो एंटी बी है, तो बाहर से एंटीजन बी नहीं जाना चाहिए। अब एंटीजन बी इसमें और इसमें दोनों में है, तो इसका ब्लड मैं नहीं ले सकता, इनका ब्लड ले सकता हूँ क्योंकि इसमें एंटीजन बी और इसमें भी एंटीजन बी जो है वो अब्सेंट है। तो मैं रिसेप्ट कर सकता हूँ। रिसीव की बात करें या एक्सेप्ट की बात करें तो ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है ए ब्लड ग्रुप वाला, किसका? ए का और ओ का। ए में बी नहीं है और ओ में भी बी एंटीजन नहीं है, इसलिए ये ले सकता है। अब जिसका ब्लड ग्रुप बी हो, मान ले मेरा ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब मेरे ब्लड में एंटीबॉडी कौन से हैं? एंटी ए। इसका मतलब मेरे शरीर में बाहर से एंटीजन ए नहीं जाना चाहिए, तो एंटीजन ए इसमें और इसमें है, इसलिए ए और ए बी का ब्लड मैं नहीं ले सकता। मैं ब्लड ले सकता हूं बी का और ओ का, यानी जिसका ब्लड ग्रुप बी हो वो ब्लड ले सकता है ब्लड ग्रुप बी से और ओ से। यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी हो तो इसका मतलब मेरे शरीर में कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं। अब लेने में समस्या तो एंटीबॉडी से आती है, तो मेरे शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है तो बाहर से कोई सा भी एंटीजन जाए ना जाए उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए ए एंटीजन यदि चला जाए यानी ब्लड ग्रुप ए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बी चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड ग्रुप ए बी हो तो भी कोई समस्या नहीं और ओ हो तो भी कोई समस्या नहीं।
तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, और एंटीबॉडी की अब्सेंस के कारण से या एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होने के कारण से ये जो है वो कहलाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाएगा, यानी ये सर्वग्राही कहलाएगा। सर्वग्राही ये कहलाएगा, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये हर ब्लड से ब्लड जो है वो ले सकता है, जबकि ओ जो है वो किससे ले सकता है, ओ में एंटी ए भी है एंटी बी भी है। तो बाहर से ना तो एंटीजन ए आना चाहिए ना एंटीजन बी आना चाहिए, तो ना तो ये ए से ले सकता है ना बी से ना ए बी से, ये ले सकता है केवल ओ से। डोनर है, दे सबको सकता है, लेकिन ले सकता है केवल ओ से। ए बी दे सकता है केवल ए बी को, ले सबसे सकता है। तो इस बेसिस पर ध्यान में रखें कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो तो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, और ए यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है वो होता है ओ। उसका कारण बिकॉज द अब्सेंस ऑफ ए एंटीजन ब्लड ग्रुप ए ओ इज यूनिवर्सल डोनर एंड द अब्सेंस ऑफ ए एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप जो है वो कहा जाएगा। तो ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ सामान्य चीजें जो हैं वो हमने पढ़े। इसके बाद में ब्लड ग्रुप में जो सेकेंड ब्लड ग्रुपिंग है, ये एबीओ ग्रुपिंग जो है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। सेकेंड जो है वो है आरएस ब्लड ग्रुपिंग, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।